हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमित मिश्रा है एंड यू आर वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर क्लास। आज का टॉपिक है वक्फ प्रॉपर्टी। वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है? ये न्यूज़ मतलब हाईलाइट है हर न्यूज़पेपर की, हर न्यूज़ चैनल की, हर इंस्टाग्राम की हाईलाइट है ये। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज का जो डिस्कशन होगा उसमें आपको सारी बातें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, वो सारी चीज़ें आपको मालूम चल जाएगी। वक्फ क्या है, वक्फ प्रॉपर्टी की हिस्ट्री क्या है, फर्स्ट टाइम वक्फ प्रॉपर्टी कैसे आई इंडिया में, क्या ये हर मुस्लिम कंट्री लगाती है वक्फ प्रॉपर्टी, और ये जो अमेंडमेंट हुआ है रिसेंटली 2025 का जो बिल हुआ है, उम्मीद नाम जिसका रखा है, उस बिल के अंदर क्या है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी जानकारी आपको इस क्लास में मिल जाएगी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वक्फ? वक्फ है क्या? जब कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करता है वक्फ बोर्ड को, इस बोर्ड को जब प्रॉपर्टी डोनेट करता है या फिर उसको वक्फ डिक्लेयर करता है, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी कहलाती है। और ये डोनेट क्यों करता है? वो डोनेट करता है मस्जिद खोलने के लिए, या फिर कोई कब्रिस्तान खुल जाए, या कोई मदरसा खुल जाए, इसके लिए वक्फ प्रॉपर्टी होती है। अब कोई सी भी प्रॉपर्टी को हम वक्फ प्रॉपर्टी किस तरीके से, प्रोसीजर क्या है डिक्लेयर करने का वक्फ प्रॉपर्टी? पहला तो ये है कि अगर लिखित में हो जाए, रिटन हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लीगल इंस्ट्रूमेंट के साथ हो जाए बहुत बहुत बढ़िया है। अगर ये सब नहीं है तो ओरली भी किसी भी प्रॉपर्टी को हम वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी बात, यूज ऑफ परमानेंसी। एक बार जब ये वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो गई वक्फ प्रॉपर्टी, उसके बाद ये आप वापस नहीं ले सकते हो इस प्रॉपर्टी को, तो ये परमानेंसी वाली बात। ठीक है। क्या ये सिस्टम जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो सिस्टम है, क्या ये हर मुस्लिम कंट्री में ये चीज होती है? क्या हर मुस्लिम कंट्री में ये वक्फ प्रॉपर्टी नामक कॉन्सेप्ट है? ऐसा नहीं है। इंडिया में है ये, पर जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज लाइक तुर्की, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, इराक, इवन इराक में भी नहीं है ये वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट इंडिया में है। अब इंडिया में कैसे आया है वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट? इंडिया में जो वक्फ की टोटल प्रॉपर्टी है वो 1.2 लाख करोड़ की है, और उसमें से 9.4 लाख एकड़ की जमीन है वक्फ प्रॉपर्टी में। ठीक है। हाँ, एक फन फैक्ट ये है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी जो जमीन है, वो मोर देन रेलवे के पास जो प्रॉपर्टी है ना, उससे ज्यादा, और इंडियन आर्मी के पास जो प्रॉपर्टी है उससे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ के पास है। ठीक है। अब इंडिया में ये वक्फ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट कैसे आया? स्लेव डायनेस्टी के जो सबसे वो इंसान जिसने स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत करी, फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी जो थे, सुल्तान मोइजुद्दीन साहब ने ये वक्फ का कॉन्सेप्ट लाया। और इसमें एक शब्द है मुतावली। मुतावली वो इंसान होता है जो वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करता है। ठीक है। आपने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कर दी है, अब उस प्रॉपर्टी को जो देखेगा, जो मेंटेन करेगा वक्फ बोर्ड के रिगार्डिंग, या फिर स्टेट बोर्ड या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तरफ से जो उस प्रॉपर्टी को मतलब मैनेज करेगा, जो उस प्रॉपर्टी से पैसे कमाएगा, वो कहलाता है मुतावली। मुतावली उस टाइम पे मुतावली बोलते थे और अभी भी मुतावली ही बोलते हैं उसे। ठीक है। चलिए, ब्रिटिश टाइम पे क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने पहले इसका अगेंस्ट करा। पहले इसके अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स का एक्ट था प्राइवी काउंसिल, ब्रिटिश जुडिशियल बॉडी थी, उसने पहले अगेंस्ट थे। बोला कि यार ये तो परपिचुइटी ऑफ द वर्स्ट काइंड है, ये वक्फ प्रॉपर्टी का जो कानून है ये बहुत बेकार है। पर फिर बाद में उन्होंने हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करने के लिए 1990 का वो चार्टर्ड एक्ट आया, फिर वो जो मुस्लिम लीग आई 1907 में, उसके बाद 1913 में इसको लीगल बनाया गया वक्फ प्रॉपर्टी वाली चीज को। उसके बाद क्या हुआ? 1954 में जब देश आजाद हुआ तो पहली बार वक्फ एक्ट बनाया गया। 1991 का जो वक्फ एक्ट फिर से बनाया गया और इसको और स्ट्रेंथन कर दिया गया 1995 के एक्ट में। आप इसको जरा देखोगे तो आपको ये मालूम चलेगा जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज लॉज है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। जितने भी इस्लामिक लॉज हैं, ये जो वक्फ एक्ट है, ये जो गवर्न करेगा, जो वक्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट है, जो भी ये प्रॉपर्टी जिस लॉ से गवर्न होगी वो इस्लामिक लॉ से गवर्न होगी। ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंक्रोचमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड इलीगल ट्रांसफर, ये भी था। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। मतलब जो मैनेजमेंट वक्फ प्रॉपर्टी का जो मैनेजमेंट करेंगे उनके तरफ ये एक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है।
मतलब बहुत ज्यादा इस्लामिक लॉ से, इस्लामिक लॉ से रन करेगा ये एक्ट। अब उसके बाद 2000, ये टाइमलाइन अगर आप देख सकते हो टाइमलाइन है। अब फिर 2025 में इसको अमेंड करने के लिए बिल आया। इस बिल में बहुत सारे चेंज करे गए। हम एक एक करके वो चेंज देखेंगे, और चेंज देखते देखते हम बात करेंगे कि इस चेंज में क्या सिग्निफिकेंट है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ये लोग इसे अगेंस्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला जो चेंज हुआ वो रिनेमिंग ऑफ बिल। बिल का नाम चेंज करा गया। बिल का नाम पहले वक्फ था, अब क्या हो गया है, यूनिफाइड मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट नाम हो गया है, जिसका शॉर्ट नेम है उम्मीद। अच्छा, इसका जो फुल फॉर्म है यूनिफाइड मैनेजमेंट। इसका नाम यूनिफाइड मैनेजमेंट क्यों रखा गया? इसका नाम यूनिफाइड मैनेजमेंट इसलिए रखा गया क्योंकि पहले ये मैनेज होता था सिर्फ मुस्लिम्स द्वारा, अब ये नॉन मुस्लिम्स द्वारा भी ये मैनेजमेंट होगा। मतलब जो वक्फ प्रॉपर्टीज होगी वो मैनेज अब दोनों के द्वारा होगी, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम। ये सबसे बड़ी परेशानी थी। मतलब इसके ऊपर बहुत विरोध हुआ है। इसके ऊपर विरोध होने का कारण यह है कि जो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर बना है, श्री राम जी का मंदिर जो बना है, उसमें मेजोरिटली हिंदू पॉपुलेशन है। वो जो बोर्ड है, श्री राम मंदिर जी का जो बोर्ड है, उसको हिंदू लोग मैनेज कर रहे हैं। पर यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ये मुस्लिम प्रॉपर्टी को हिंदू भी करेंगे, तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट का इशू बना है। सेम कॉन्फ्लिक्ट का इशू आपने देखा होगा बोध गया में, जो अभी बोध गया में जो हमारा भगवान बुद्ध का टेम्पल है, वहां पे भी वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो रिलीजियस प्लेस है, इसको कोई रिलीजियस लोग ही, मतलब जो बुद्धिज्म फॉलो कर रहे हैं, उसी को ही मैनेज करना चाहिए। अगेन वहां पे भी मेजोरिटली हिंदू हो रहा था, मतलब वो वाला जो केस है वो अलग है। आप जब नोटिस करोगे बोध गया को बचाने वाली बात, जो स्तूपा उसको बचाने वाली बात है, उसको आखिरी में हिंदूज ने सेव करा था, इसलिए उसको होल्ड कर रहे हैं, मेजोरिटली हिंदू होल्ड कर रहे हैं। तो वो एक केस अलग है। पर हाँ, जो भी इस बिल को अगेंस्ट है, जो भी इस बिल के चेंज के अगेंस्ट है, वो इस बात को बहुत बोल रहा है। चलिए, सेकंड जो है, सेकंड मैंने बता दिया आपको। थर्ड देख लेते हैं, रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूजर्स। अच्छा, अगर पढ़ लेता हूं, ये बिल पढ़ लेता हूं। द बिल रिमूव द वक्फ बाय यूजर प्रोविजन अंडर व्हिच प्रोविजन अलाउज प्रॉपर्टीज टू बी डिक्लेयर्ड वक्फ बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म रिलीजियस यूज। अगर कोई प्रॉपर्टी में लॉन्ग टर्म रिलीजियस यूज, अगर उस प्रॉपर्टी में बहुत लंबे टाइम तक वहां पे एक मुस्लिम धर्म का को पूजा जा रहा है वहां पे, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बन जाती है। ये भी अगेन इसके रिगार्डिंग सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होगी जहां पे आपने देखा होगा कि लोग वीडियोस बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पे इन्होंने ये मस्जिद खोल दी है, अभी धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी मतलब धीरे धीरे इस एरिया को बड़ा करते जाएंगे और इसे अपने अंडर कर लेंगे। ये सब आपने वीडियोस देखी होगी। तो उसी को अगेन करने के लिए ये अमेंडमेंट लाया। इसमें बोला है कि अब ये चीज नहीं होगी, ये वाला जो सिस्टम था ना वो अब नहीं होगा, तीसरा वाला। तो इसके ऊपर बहुत सोशल मीडिया में बहुत हो गया था और हर जगह ये न्यूज आ रही थी धीरे धीरे से, और ये बहुत मतलब एक सिविल रिवॉल्ट का रूप लेते जा रहा था ये चीज। और आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में भी आपने देखा होगा कि जब नई गवर्नमेंट आई थी, उत्तराखंड की गवर्नमेंट आई थी, तब उन लोगों ने बहुत सारे जो मुस्लिम रिलीजियस प्लेसेस है उनको तोड़ा भी था। बोला था कि ये गवर्नमेंट होल्ड है या प्राइवेटली होल्ड है, यहाँ पे आपने मजार बना दी है, तो इसको तोड़ा गया। तो ये वही चीज है। ठीक है, थर्ड सेक्शन है रिमूवल ऑफ सेक्शन 40। ये सेक्शन और थोड़ा सा खराब था, तो इसको तो रिमूव करना ही था। इसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारी शॉर्ट्स भी देखे होंगे, पार्लियामेंट की स्पीचेस थी इसके रिगार्डिंग। सेक्शन 40 ऑफ द वक्फ एक्ट व्हिच अलाउ वक्फ बोर्ड टू बी डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ लैंड। ठीक है, तो इसको एनी प्रॉपर्टी को हम हटा दिया है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं, एक्सक्लूजन ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम वक्फ रेगुलेशन। अब देखो, ये एक नया दिमाग लगाया गया था। इसमें क्या था कि जो ट्रस्ट ओपन करे गए हैं मुस्लिम्स द्वारा, वो पहले वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर रन हो रहे थे। समझ रहे हो आप बात को? तो जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो अपने आप पे बहुत स्ट्रांग है। अब ये जो एक्ट है, मुस्लिम एक्ट है, वो भी वक्फ प्रॉपर्टी से रन हो रहे थे। मतलब जो ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट को भी सेम पावर मिल गई थी जो वक्फ बोर्ड के पास जो पावर थी। तो इसको अलग अलग करा गया, मतलब क्लियरिटी लाई गई है चीजों में बहुत ज्यादा, और जो कि होनी भी चाहिए थी। एलिजिबिलिटी ऑफ वक्फ डिक्लेरेशन। एलिजिबिलिटी में यह है कि
जो मुस्लिम, मतलब अपन ने पढ़ा है वक्फ प्रॉपर्टी क्या होती है, जो मुस्लिम अगर अपनी प्रॉपर्टी को देगा तो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी, चैरिटी के नाम पर, रिलीजन के नाम पर अगर देगा तो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाएगी। पर इस एक्ट ने बोला है कि जो भी मुस्लिम ऐसा कर रहा है वो उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसको इस्लाम को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मिनिमम 5 साल तक, तभी वो वक्फ प्रॉपर्टी में जा सकती है, अदरवाइज वो नहीं जाएगी। ये वाली बात भी है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ इनहेरिटेंस राइट, इनहेरिटेंस राइट ये एक पॉजिटिव चीज थी जिसको इंक्लूड करा गया है ट्रिपल तलाक के बाद, ये दूसरा चेंज है। इसमें ये बोला है कि अगर इस चेंज के थ्रू सेफगार्ड करा गया है वुमेन्स को, विडोज को और ऑर्फेन्स चिल्ड्रन को। देखो अगर अगर मतलब जनरली ऐसा करा जाता था कि अगर आपके घर में कोई लड़का नहीं है, मतलब इसको बढ़ाने वाला, खानदान को बढ़ाने वाला कोई नहीं है, लड़का नहीं है, मेरी बात ये गलत है, खानदान को बढ़ाने वाला लड़के नहीं बढ़ा सकती, पर इस तरीके से बोला जाता था, खानदान को बढ़ाने के लिए अगर लड़का नहीं है तो वो इंसान अपनी प्रॉपर्टी सारी वक्फ को दे देता था। पर इसमें ये बोला गया अगर लड़का नहीं है तो लड़कियों को वो प्रॉपर्टी दे सकते हो आप, जो ऑर्फेन्स है उन्हें दे सकते हो, डाइवर्स वुमेन को दे सकते हो, इनको इनका जो इनहेरिटेंस का राइट है वो सिक्योर करा जाएगा पहले, उसके बाद अगर ये लोग नहीं रहेंगे उसके बाद ही प्रॉपर्टी वक्फ में जा सकती है। ये वाली बात इंक्लूसिव है, मतलब इंक्लूसिविटी कर दी गई है, सिग्निफिकेंस है ये, ठीक है। तो अब अगर हम फायदा नुकसान देखें, मतलब सिग्निफिकेंस और नुकसान अगर देखें तो ये प्रॉफिट सिग्निफिकेंस वाली बात है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट वाली अगर बात हम देखें तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट वाली बात ये आ रही थी कि इसी बिल में अगर हम कॉन्फ्लिक्ट वाली बात देखें, इसी पॉइंट में अगर हम कॉन्फ्लिक्ट वाली बात देखें तो ये वो लोग ये बोल रहे हैं जो इसको अगेंस्ट कर रहे हैं इस चेंज को, वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये शरिया कानून के अगेंस्ट है, ये वाली बात आ रही है। तो हमने देखा पॉजिटिव इंक्लूसिविटी बढ़ रही है, ठीक है, क्लियरिटी बढ़ रही है, जो ट्रस्ट वाली बात थी इससे क्लियरिटी आ गई, बिल में क्या आ गया, क्लियरिटी भी आ गई है, ठीक है। आगे भी और भी देखते हैं हम। एप्लीकेशन ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, पहले इस बिल में वक्फ कानून में लिमिटेशन एक्ट नहीं था। लिमिटेशन एक्ट क्या होता है? लिमिटेशन एक्ट ये है कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है तो उस कानून को एक लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है, उस इशू को लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना है, वो वाली चीज नहीं थी, तो यहां पे वो आ गई है, ठीक है। ये अगेन इज अ सिग्निफिकेंट पॉइंट। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल लैंड, बहुत सारे ट्राइबल लैंड जो अपने राइट्स के रिगार्डिंग अनअवेयर है, तो उन प्रॉपर्टीज को वक्फ लैंड डिक्लेयर कर दिया जाता था। अब ये बोला गया है कि शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 का जो लैंड है उनको प्रोटेक्ट करा जाएगा, उन्हें सेव रखा जाएगा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल में पहले 2 ही मेंबर हेड होते थे, अब कितने लोग होंगे? उसमें 3 मेंबर होंगे, ये भी एक पॉजिटिव चेंज है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज, बहुत सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी वक्फ प्रॉपर्टीज के अंदर ला दिया गया है, तो इन्होंने बोला कि अब उनमें इन्वेस्टिगेशन होगी कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर लेके आए हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आएगी तो उसका रिजोल्यूशन कैसे होगा? कॉन्फ्लिक्ट की जब सिचुएशन आएगी तो उसका रिजोल्यूशन होगा, जो लास्ट डिसीजन होगा वो होगा सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन थी, मतलब ऐसा बोला जा रहा था कि आपने जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल का लास्ट डिसीजन किया होगा, ये वाली बात बोली गई थी। तो फिर इसको सपोर्ट में अमित शाह जी ने बोला था कि जितनी प्रॉपर्टीज है उसको देखने की, उसके ऊपर लास्ट डिसीजन लेने की जिम्मेदारी कलेक्टर साहब की होती है। तो इसकी भी इस कानून का में अलग क्यों है? इस कानून में भी लास्ट डिसीजन लेने की पावर कलेक्टर साहब की, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू देखते हैं उनके पास होनी चाहिए, तो ये सपोर्ट करने वाली बात है। अपील मैकेनिज्म ये है कि पहले सारी पावर ट्रिब्यूनल के पास थी, अगर हाईकोर्ट के पास एक केस ले जा रहे हैं तो हाईकोर्ट की पावर को कम कर दिया था, हाईकोर्ट के पास बहुत कम पावर थी, पर इस एक्ट ने हाईकोर्ट को भी पावर दी है। मतलब अगर ट्रिब्यूनल में कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप हाईकोर्ट भी जा सकते हो। Enhance transparency in वक्फ मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, बट द बिल मैंडेट ट्रांसपेरेंसी कैसे आ गई है? आपको जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी आपको वक्फ प्रॉपर्टी मिली है, उसे डिजिटली रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको 6 मंथ के अंदर। ये है ट्रांसपेरेंसी। देखो ये शब्द आ गया फिर से, मुतावली जो केयर टेकर है, वक्फ प्रॉपर्टी देने वाला, जो प्रॉपर्टी देता है उसे बोलते हैं वाकिफ, जो प्रॉपर्टी देता है उसे बोलते हैं वक्फ, जो प्रॉपर्टी अब मैनेज करने वाला उसे बोलते हैं मुतावली, ठीक है। ये शब्द याद होने चाहिए।
इनकम ऑडिट फॉर वक्फ इंस्टीट्यूशन। अब क्या होगा, जो भी इनकम इनके पास आएगी उसका ऑडिटिंग भी होगी, क्योंकि कानून ये है कि 1 लाख से ऊपर इंस्टीट्यूशन विद एन एनुअल इनकम एक्सीडिंग 1 लाख विल बी सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट मैंडेट, दैट्स व्हाई इसकी ऑडिटिंग होगी। ठीक है, तो ये कुछ चेंज है वक्फ बिल में, तो इसी में ही सिग्निफिकेंस, इसी में ही डिसएग्रीमेंट, डिसआर्गुमेंट यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू, मेरा नाम है बिश्रा है, यू आर वेरी वेलकम इन यूपीएससी गाइड। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।